तो हेलो एंड वेलकम बैक टू मल्टी आइटम्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं फाइनली लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 1, जो कि हमारी यूनिट रहने वाली है वन शॉट। और इसके अंदर हम जितने भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बेसिकली है ना, ये जो पीएमई सब्जेक्ट है वो हमारा दोनों सेमेस्टर में होता है, सेवंथ में भी और एट्थ में भी। तो दो पेपर तो मैंने ले लिए एट्थ सेमेस्टर के और दो पेपर ले लिए मैंने सेवंथ सेमेस्टर के। तो चार पेपर के आपको सॉल्यूशंस इसके अंदर मिल रहे होंगे और आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट मिल रहा होगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले ये जो हमारी यूनिट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, आपको सबको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो जो बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसे बड़े लेवल तक ले जाने तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। अब उसके नीड क्या है, उसके स्कोप क्या है, और मैंने देखो यहाँ पर टॉपिक लिख रखे हैं, उसके सामने मैंने ये भी लिख रखे हैं कि वो कितनी बार हमारे पीवाईक्यू उसके अंदर पूछा गया है। जैसे कि हमारे 2 बार पूछा गया है, ये हमारा 4 बार पूछा गया है। तो जहां पर भी 4 बार या 2 बार मतलब जो भी लिखा हुआ है ना, सारे के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू उसके अंदर आए हुए हैं। और मैं काफी अच्छे से आपको समझा दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की दिक्कत है ही नहीं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट आता हूँ, जो भी लोग मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं, यार अब आपका देखो लास्ट सेमेस्टर है, तो प्लीज आप ना अपने जूनियर्स के साथ चैनल को शेयर करो, जिनके जिससे कि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके और मेरे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप की नीड्स एंड स्कोप। तो पहले समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। सो देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका जो बिजनेस है, जैसे कि आपने अपने घर के बाहर कोई ठेले वाला देखा होगा, ठीक है। उनका जो है वो 20 साल से वो ठेला लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो इनकम है वो डेली की लाइक समझ लो कि 1500 से 2000 है, ठीक है, उनकी वो डेली की इनकम है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बिजनेस को आपने बना तो लिया, ठीक है, लेकिन आप उसे ग्रो ना करो, ठीक है। ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ की माइंडसेट से लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस है आपने कैसे स्टार्ट किया था और वो रन करते करते ग्रो होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब स्टेबल नहीं, ऐसे नहीं कि मतलब आप कॉम्पैक्टली स्टेबली रह गए, आपको ग्रो करते रहना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि जो चलते आ रहा है ना, ट्रेडिशनली जो बिजनेसेस थोड़े बहुत चलते आ रहे हैं उनके उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। एन entrepreneur इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस बाय यूजिंग न्यू आइडियाज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। एक कोई भी, जैसे कि अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप एक entrepreneur हुए, ठीक है। और आप कितने उसमें मोटिवेटेड हो, कितने स्किलफुल हो, कितना पैशनेटेड हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाकर ग्रो करोगे, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। अब हम देखते हैं इसके नीड्स, और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला ये है कि क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ये सबको ही पता है कि अगर जितने ज्यादा बिजनेस होंगे उतनी ज्यादा आपकी जॉब्स लगेंगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से मेरे को पीएमई ऐसा लगता है ना सब्जेक्ट की 8 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर में इसके लिए डाल देते हैं कि भाई बीटेक में क्या होता है कि फोर्थ ईयर तक बहुत बहुत बच्चों की ऐसी होती है कि जॉब नहीं लगती, तो पीएमई सब्जेक्ट आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार, एक हमारा स्टार्टअप का भी ऑप्शन है कि हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब मेरा सोचना है, आपका भी हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। सेकंड आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, हमारी कंट्री की या फिर हमारी इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ होती है, अच्छी इनकम एक बन जाती है, ठीक है, अगर आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है। बिजनेसेस हेल्प द इकोनॉमी ग्रो बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ठीक है। जिस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्शन और ट्रेड को बढ़ाते हो, उस हिसाब से आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करती है, ठीक है। एनकरेज इनोवेशन, ठीक है। तो आप जो भी एंटरप्रेन्योर होता है आजकल यही सोचते हैं कि चलो सबसे पहले ना एक यूनिक आइडिया सोचा जाए, फिर हम उसके ऊपर बिजनेस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करते हैं, देन हम बिजनेस करेंगे, जो कि अच्छी अच्छी बात है, ठीक है। आजकल जितना भी हो रहा है कि कोई भी अगर उन्हें प्रॉब्लम लगती है तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, देन उसको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या इनोवेशन भी आ रहा है। यूटिलाइजेस रिसोर्सेज, ठीक है। अगर कोई लोकल रिसोर्सेज है, जैसे कि आसाम के अंदर टी जो है, वो जो उनकी लीफ होती है वो काफी ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहां से एक चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने लोकल रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, ठीक है, और उस वो भी यूज हो जाते हैं और अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि एक इनकम सोर्स बन जाता है। फिर आता है हमारा इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आपके यार बेसिक सी बात है, अगर अच्छी इनकम होगी तो अच्छे लिविंग होगी, है ना। तो यही है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में ना नीड्स में देखो अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी लोग शार्क टैंक्स वगैरह में काफी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और उन्हें काफी डेली देख रहे हैं, तो भाई शार्क टैंक है ना, अगर आपको पता है कि उसके बारे में, ठीक है, तो आपको पता होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उसकी नीड आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है।
फिर आता है हमारा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। जिस हिसाब अभी देखो स्टार्टअप की वेव चल रही है, ठीक है, और काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब क्या है कि पहले क्या था ना कि बहुत लोग ज्यादातर ना गवर्नमेंट जॉब पर रिलाई करते थे। लेकिन अब जो जिस हिसाब से चल रहा है, तो अब गवर्नमेंट जॉब पे लोग कम रिलाई कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक अपना बिजनेस खोल लिया, ठीक है, तो आपने अगर 10 एम्प्लॉय भी रख लिए हैं, तो आपने 10 लोगों की जॉब लगवा दी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्या है कि डिपेंडेंसी गवर्नमेंट जॉब पे से हट चुकी है, ठीक है। एक तो आपका काम हो गया और आपने 10 लोगों की और जॉब लगवा दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्कोप क्या है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का। इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वेयर एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अप्लाइड, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप काम आती है। जरूरी नहीं है आपके बिजनेसेस में ही काम आए, और भी जगह काम आ सकती है, ठीक है। जैसे कि पहला तो हो गया बिजनेस में ही काम आएगी, स्टार्टिंग अ कंपनी और स्टार्टअप। सेकंड है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि आप एनजीओ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और आप कोई रूरल डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे कि आपको लगता है कि यार गांव में ऐसी चीजें बढ़िया हो सकती है, ठीक है, वो आप ठीक कर सकते हो। फिर आता है हमारा एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि आप डेयरी या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। ई एंटरप्रेन्योरशिप में क्या जाता है, जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, आजकल ज्यादातर ई एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, जहां पर कि क्या होता है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है ऑनलाइन जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है या फिर ऑनलाइन जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और आपका जो है आपको रिसोर्सेज वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ काम इंटरनेट के थ्रू हो जाता है, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है ना, मतलब कि वुमेन्स को जो बिजनेसेस हैं बहुत सारे आजकल ऐसे बन चुके हैं जो कि वुमेन्स के द्वारा लीड किए जा रहे हैं, और वो मतलब कि उनके लिए काफी अच्छा हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो नीड और स्कोप वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे कौन कौन से पीवाईक्यूज पूछे गए थे। आपको ये बोला गया था कि रिकॉल द टर्म एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट, मैनेज एंड टास्क टेक रिस्क टू रन अ बिजनेस विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन थी एक। तो ये पीवाईक्यू के अंदर 2 मार्क्स में पूछी गई थी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये हमें सबको ही पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक हमारा प्रोसेस है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने से लेकर एक प्रॉफिटेबल बनाने तक, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी एक बिजनेस को। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, बिजनेस को बर्थ देने का, ठीक है। तो वही है कि एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो द स्टेटमेंट ये जो लिखी हुई है encapsulates the essence of entrepreneurship as a journey of creating, developing and nurturing a new business venture, ठीक है। बिल्कुल एक अपने बिजनेस को एक जैसे कि बच्चा होता है ना, जैसे कि बर्थ देने से लेकर एकदम बड़ा करने तक एकदम नर्चरिंग करना पड़ता है, उसे डेवलप करना पड़ता है, उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसी को यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सर्वल की स्टेजेस, कुछ की स्टेजेस होते हैं इसके अंदर, कुछ एक्टिविटीज होती हैं दैट ट्रांसफॉर्म एन आइडिया इनटू फंक्शनिंग एंटरप्राइज, ठीक है। तो देखो आइडिया तो देखो सबके पास होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे जब एग्जीक्यूट करते हो, आप उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हो, तो उस प्रोसेस को पूरे को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से उस कौन कौन से वो की स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा स्टेज होता है वो होता है हमारा आइडिया जनरेशन का, ठीक है। आइडिया तो वैसे आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो। अभी जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे को कोई दिमाग में आइडिया आ रहा है, ठीक है, वो सबके पास आइडिया रहते हैं, ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब आपके पास जितने भी आइडिया आ रहे हैं ना, उनमें से आपको ना एक आइडिया या फिर मतलब कि जो भी आइडिया आपको सही लगता है वो आप सोच लेते हो, ठीक है। आपने आइडिया जनरेट कर लिया। फिर आप क्या करते हो, उस आइडिया पे प्लानिंग करते हो और स्ट्रेटेजी बनाते हो कि आप कैसे उसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। फिर आपने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली कि हमें भाई इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इतना हमें रिसोर्सेज लगेंगे, इतने लोग लगेंगे, वो आपने बना ली। फिर आपने उस लोगों के हिसाब से अपने अपनी टीम बिल्ड कर ली, और आपने जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए था आपने उसके हिसाब से फंडिंग ले ली, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के हिसाब से आप अपनी फंडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। आपने बिजनेस का अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं, उस हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है। फिर आपने अपना बिजनेस पूरा बना लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी है और अपनी जो सेल्स है उसको करना है, ठीक है, वो आपने करा। फिर आपका जो बिजनेस है वो एक मतलब कि चल गया, ठीक है। अब आप उस बिजनेस को ग्रो भी तो करना है आपको, ऐसा नहीं है कि भाई बस जितना है उतना ही रहेगा, उसे आपको ग्रो करना है, आपको स्केल करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब आपका ग्रो तो हो रहा है, उसके हिसाब से आपको जो रिस्क है उन्हें भी मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे स्टेजेस होते हैं, अगर आप इनमें से एक दो भूल जाते हो ना बीच में, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार, भूलना मत। अगर भूल जाते हो तो कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब कि आप मोटा मोटा याद रखना है इसे, ठीक है।
फिर आता है हमारा, देखो एक आपके दिमाग में सबका होता है यार, हम बीटेक वाले हैं यार, कि बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमें पता होता है कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये तो आप अपने आप लिख लोगे। तो देखो ये कहाँ कहाँ पे काम आता है, हमारा जॉब क्रिएशन के काम आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है, इनोवेशन में आता है। इन सबको आप और डिटेल में भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा रिलायंस कंपनी है, इन्फोसिस है, फ्लिपकार्ट है। वो सब हमारे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही स्टार्ट हुए थे और काफी ग्रो कर चुके हैं वो, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन और आया था एकेटी 2022-23 में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर होता है, तो वो कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाता है, कि उसके पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जिससे कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो वो इनिशिएटिव होना चाहिए, मतलब कि कोई भी एक टास्क है उसे वो मतलब कि ले सके, कोई भी एक एक्शन है वो ले सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो मतलब कि सोचता ही रहे कि यार मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। तो वो भाई टाइम निकल जाएगा, आप एंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपको रिस्क लेना आना चाहिए, आपको एक्शन लेना जल्दी से आना चाहिए, ठीक है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये मैंने आपको बता दिया। क्रिएटिव होना चाहिए, और इनोवेशन इनोवेशन भी उसके दिमाग में होना चाहिए हमेशा, ठीक है। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, हमेशा अपनी टीम को गाइड करे, हमेशा उनको मोटिवेट करे, हमेशा उन्हें समझाए कि भाई कैसे काम होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो खुद ही डिमोटिवेट हो और अपनी टीम को भाई कहाँ से वो मोटिवेट करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, अगर क्योंकि बिजनेसेस में प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। डिस्कशन मेकिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और नेटवर्किंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है, और आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखो और लिखाना, ठीक है। नेटवर्किंग एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। जब भी आप बिजनेस करते हो ना, आप हमेशा ये देख के चलो कि यार इस बंदे से थोड़ा सा नेटवर्क बना लेता हूँ, ये कहीं ना कहीं तो आगे काम आएगा, ठीक है। और आपको पक्का ही बिजनेस के अंदर ऐसे ही चलना होता है, पोलाइटली, कि आपका मतलब कि अपने फायदे के लिए थोड़ा सा बनना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारे ट्रेड्स हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर के पास होती है। ये हमारा एटीट्यूड 2023-24 के अंदर आया गया था, ठीक है। तो देखो ट्रेड्स हमारे नेचुरल क्वालिटीज होती हैं किसी भी पर्सन की, जो कि उसे गुड एंटरप्रेन्योर बनाती हैं, ठीक है। वो नेचुरली आती हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं यार, दिमाग में उनके रहता ही है कि यार बिजनेस करना है ना। सबसे पहला आता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। आपका जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, आपका जो भी आइडिया है, आप उस पे जब ही काम कर पाओगे जब आपको उसके ऊपर बिलीफ होगा, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं करोगे, अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे, तो फिर सामने वाला क्यों करेगा, ठीक है। तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, है ना। हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आपके जब भी आप बिजनेस करोगे, आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो कभी भी डिसाइड नहीं होंगे, ठीक है। वो आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हार्ड वर्किंग तो होनी ही चाहिए। पैशन होना चाहिए, तो आप ज्यादा ज्यादा सक्सेस मिल पाएगी, वरना आप रह जाओगे। परसिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गई आप रुक गए, आपको सॉल्व करना है उसे, कभी भी गिव अप नहीं करना है। विजनरी होनी चाहिए, आपको बड़ी सोच रखनी है हमेशा। एडेप्टेबिलिटी, मतलब कि कुछ अगर नई मार्केट के अंदर चेंज आ रहे हैं, देन आप चेंज उसके हिसाब से हो, अपडेट हो, तभी तो मार्केट में टिक पाओगे, ठीक है। इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके पास हैं, जो कि मार्केट में अभी कंपनीज टिक नहीं पाई क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं हुई। जो चेंज हो गई वो टिकी हुई है, वो अभी तक चल रही हैं, ठीक है। एथिकल एंड ऑनेस्ट, ठीक है। हमेशा कभी भी एक छोटे मोटे फायदे के लिए लालच कर जाता है आदमी, और फिर उसकी जो भरपाई होती है उसे आगे जाके बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमेशा जो बिजनेस की अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। कोई चाहे कैसी भी हो, उन सबको फॉलो करो, ठीक है। तो आपको आगे जाके उससे सक्सेस मिलेगी ही, ठीक है। ये सारी चीजें ना, ये आप यार अपने आप भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा जो काम है आपको बताने का है ना। और मैंने हमेशा कोशिश करी है कि आपको कॉन्साइज वे में और अच्छे से आपको बता दूं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब यहाँ से आपको कौन कौन से पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए थे वो देख लो। आपको एक तो एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स पूछे थे, ट्रेड्स, ठीक है, ये आपको बताने थे। फिर आपको डिफरेंट फीचर्स बताने थे एंटरप्रेन्योरशिप के, तो आप बता सकते हो ये वाले, ठीक है, स्किल्स जो हैं। फिर आपको डिस्क्राइब करने थे कॉम्पिटेंस और ट्रेड दोनों ही, ठीक है। तो आपको दोनों ही बताकर आने थे, ये भी और ये भी, ठीक है। ये वाला हमारा 2 मार्क्स का था, और ये दोनों हमारे 10-10 मार्क्स के थे, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, इनसे ही आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा जब भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आ रहा है, तो पहले एंटरप्रेन्योर की एक डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन लिख दो, फिर जो भी चीज है आपको बताकर आनी है। ऐसे आंसर थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब तक तो पता हो गया यार। अब आता है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, ठीक है। एक किसी भी आपकी एक एंटरप्रेन्योर की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो देखो पहले तो हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो होता है वो होता क्या है। तो देखो, इट रिफर टू द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
इन अ कंट्री, ठीक है? आपकी कंट्री के अंदर किस हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ रही है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है? इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड सपोर्ट टू हेल्प एंटरप्रेन्योर स्टार्ट एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। ऐसा नहीं होता कि आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई हमारी सरकार को कोई फायदा नहीं होगा यार, वो भी फायदा होता है, ठीक है? जब भी आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो आपको अपनी इनकम का 30%, 10%, 20% कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है? और उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, और जब आप एम्प्लॉयमेंट लाते हो अपनी बिजनेस के थ्रू तो लोगों का भी फायदा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है? हाउएवर मेनी फैक्टर्स अफेक्ट द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, देयर दीज फैक्टर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो कि आपके कोई भी आपकी जो सक्सेस है एंटरप्रेन्योर की उसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है इंटरनल, जो कि आपके अंदर का जो पर्सनल जो फैक्टर्स है, ठीक है? जैसे कि मोटिवेशन है, आपका पैशन है, ठीक है? वो सारी चीजें। और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे मल्टीपल तरीके के होते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल होते हैं, जो कि बाहर से आ रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि पैसे, जो पैसे की, अगर आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है? वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है? जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है देन आप स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है? अब आते हैं इंटरनल फैक्टर पे, तो पहला आता है मोटिवेशन। आपका जो पर्सन है जो भी स्टार्ट कर रहा है वो बहुत स्ट्रांगली पैशनेट होना चाहिए, और उसकी जो डिजायर्स हैं वो अपने बिजनेस के रिलेटेड काफी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज एंड स्किल्स ये भी बहुत मैटर करती हैं, इंटरनल फैक्टर है, ठीक है? अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने बिजनेस को बहुत मुश्किल से ग्रो कर पाओगे, ठीक है? एक बंदा जिसके पास स्किल्स हैं वो इस काम को जानता है और वो उस बिजनेस को बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है। लेकिन जो बंदा बिल्कुल भी नहीं जानता, वो सिर्फ सारे अपने एम्प्लॉय के ऊपर ही काम कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है? क्रिएटिव होना चाहिए पर्सन और इनोवेशन होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो सक्सेस मिलेगी उसे, जितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा उसे सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, ये सारी चीजें एक जैसी हैं सबके अंदर, ठीक है? अब आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे भी और भी तरीके के होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है? सबसे पहले तो देखो इकोनॉमी तो चाहिए, ठीक है? जब भी हम कोई आइडिया प्लान करते हैं हमारे दिमाग में यही रहता है कि यार कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे 10,000 की हो, 5,000 की हो, चाहे वो 100 रुपए की हो, ठीक है? कुछ ना कुछ हमेशा, देखो याद रखो, बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है? जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? चाहे वो ऑनलाइन है, उसमें भी आपको वाईफाई का रिचार्ज, इंटरनेट का रिचार्ज तो कराना पड़ता है, डिवाइस तो लेना पड़ता है, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है? चाहे वो जो फंड्स होते हैं उनकी होनी चाहिए, अगर है तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो कर पाता है, और आप मतलब कि बिना परेशान हुए बिजनेस को ग्रो कर पाते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो यार एक आपके पास वो भी टेंशन है ना कि पैसे भी तो नहीं है। फिर आता है हमारा मार्केट डिमांड, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट डिमांड है तो भाई बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक है? लेकिन नहीं है, आपको मतलब बनानी पड़ रही है उसकी डिमांड, तो भाई दिक्कत आएगी, ठीक है? फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है आपका, है ना? कभी भी आपको लोन वगैरह चाहिए तो आपकी बैंक्स, इन्वेस्टर या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे आपको हेल्प कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है या फिर आपकी ग्रोथ है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि गांव में बिजनेस क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार है, ठीक है? तो इस वजह से गांव में बिजनेस नहीं बन पाते, तो ये कितना ज्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस को, इन्हें इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है? अब आता है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सो फैमिली एंड सोसाइटी। अब कोई बंदा भाई काम करना, मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं नहीं नहीं तुझे भाई नौकरी करनी है, तू बिजनेस नहीं खोलेगा, तो कैसे खोल लूंगा यार, है ना? फिर ये भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है? और अगर मैंने खोल भी लिया बिजनेस तो जब तक वो कहते रहेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं चलना, ये सब नहीं चलेगा, तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा ना, उसे सक्सेसफुली नहीं ग्रो कर पाऊंगा, ठीक है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, ठीक है? ट्रेनिंग के लिए जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाती है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है? कोई मतलब बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो उसे सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है? और उसको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं वो अच्छे मतलब कि बन पाते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स भी काम करते हैं, ठीक है? लॉस एंड रेगुलेशन में रहकर आपको काम करना पड़ता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो लॉस के मतलब अलग जा रहा है तो दिक्कत आएगी, ठीक है? आप ग्रो नहीं कर सकते। टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है? जितना कम टैक्स होता है उतना ज्यादा लोग एकदम मोटिवेट होते हैं। अब जैसे कि एक न्यूज आई थी ना कि उसने 30 करोड़ रुपए कमाए थे, कोई बोट चलाने वाला था, ठीक है? वहां पे महाकुंभ में, ठीक है? और वहां पर न्यूज आ रही थी कि 12.5 करोड़ तो उन्हें वो गवर्नमेंट को ही देने पड़े, ठीक है?
तो ये जो टैक्सेशन का जो है ना काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। अब यार हमारे दिमाग में यही नहीं आ गया कि 30 करोड़ भाई उसने कमाए, आधे तो उसे गवर्नमेंट को देने पड़ गए, तो उसका थोड़ा सा फायदा तो बहुत ही कम हुआ ना। तो एक ये भी चीजें होती हैं, टैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कम से कम होगा तो काफी जल्दी जो लोग हैं वो ज्यादा आते हैं और काम करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो आपको ये पूछा गया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट को, और आपको फैक्टर्स डायरेक्टली पूछे गए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे और 2 बार पीवाईक्यू उसके अंदर आए हुए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। ये जो फैक्टर्स वाला है ना, ये आप ऐसे समझा सकते हो। सबसे पहले तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझानी है, फिर आपको ये डेवलपमेंट वाला पूरा समझा दिया, फिर आपने एक ना फ्लो चार्ट बना दिया कि आपने ऐसे लिख दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी, ठीक है। और आपने फिर उसमें लिख दिया इंटरनल और एक लिख दिया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी आपने टाइप्स लगा दिए, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल, ठीक है। ये 3 इसके अंदर आ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, ठीक है। तो इसके अंदर एक हमें थ्योरी पढ़नी है जो कि हमारी मैकलेंस अचीवमेंट्स मोटिवेशन थ्योरी है। ये हमारी एक थ्योरी है कि किसी भी बंदे को क्या क्या चीजें होती हैं जिन्हें देखकर उसे मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 3 नीड्स होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई बंदा ऐसे समझता है कि यार इलॉन मस्क के पास ना पैसा बहुत है, ठीक है, तो उससे उसे मोटिवेशन आता है, ठीक है। और कोई बंदा देखता है कि यार ट्रम्प जो है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, उसके पास ना पावर बहुत है, ठीक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो उसे उससे मोटिवेशन आता है। कुछ लोगों को पावर से मोटिवेशन आता है, कुछ लोगों को पैसे से मोटिवेशन आता है, कुछ लोगों को उनके अचीवमेंट से मोटिवेशन आता है काम करने का, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन थ्योरी है ना, इसी के ऊपर बेस है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोगों को मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन होता क्या है, वो कितना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, ईएम इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट एनकरेज अ पर्सन टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिजनेस, ठीक है। जब आप देखते हो ना कि यार जो रिलायंस के मालिक हैं हमारे मुकेश अंबानी, उनके पास यार इतना पैसा है कि उन्होंने अपनी जो बेटे की शादी थी वो इतनी धूमधाम से करवाई, और अगर वो चाहें तो भाई आईपीएल में एम्पायर्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ होता नहीं, मजाक करो, ठीक है। लेकिन ऐसे सोचते हैं कि भाई इतना ही पावर है, ठीक है। तो हमें भी यार बिजनेस करना चाहिए, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम इतने पावरफुल बन पाए, ठीक है। ये हमारा एक ड्राइविंग फ्यूल है, मतलब कि एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि हमें एनकरेज करता है किसी भी पर्सन को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इंस्पायर एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क एंड अचीव सक्सेस। दोनों फैक्टर्स को हम देख चुके हैं, ये दोनों ही अफेक्ट करते हैं किसी भी बंदे को रिस्क लेने के लिए और अचीव करने के लिए सक्सेस, ठीक है। मोटिवेट देखो, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर में आपके जो घर वाले हैं, अगर वो बहुत अलाउ करते हैं कि भाई कोई तू चिंता मत कर, तू रिस्क ले, अगर पैसे की भी कोई दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, हम लोग हैं, ठीक है, तो वो भाई बंदा क्यों नहीं लेगा रिस्क, आप बताओ, है ना। तो वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मोटिवेशन हेल्प एंटरप्रेन्योर टू ओवरकम चैलेंजेस एंड वर्क हार्ड फॉर देयर गोल्स। अब देखो फैक्टर का काम तो ये हो गया कि वो रिस्क लेने में काम करते हैं और अचीव करने में सक्सेस मतलब वहां तक ले जाते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ये हो गए। लेकिन जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है। कोई भी अगर वो काम कर रहा है, उसके अंदर जो भी चैलेंजेस आते हैं, अगर उसे वर्क हार्ड करना होता है अपने गोल की तरफ, तब भी वो कर पाता है अगर उसके पास मोटिवेशन होता है, ठीक है। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा ना एक दिन के लिए, तो भाई आप पूरे तरीके से टूट जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे कुछ लोगों का होता है कि बीटेक करने के बाद मेरी एक अच्छी नौकरी लगेगी, वो एक मोटिवेशन होता है। कुछ लोगों का होता है यार बीटेक करने के बाद मेरी एक अच्छी शादी हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बीटेक की डिग्री है, तो उनका एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो एक अलग अलग तरीके के मोटिवेशन होते हैं जिसकी वजह से वो अपना काम कर पाते हैं अपने गोल की तरफ, ठीक है। अब आता है हमारा मैकलेंड्स। अब देखो इनका जो नाम है ना, वो मुझे नहीं पता भाई कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैकलेंड्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। ये जो था हमारे, इनका जो पूरा नाम था वो था हमारा डेविड मैकलेंड, ठीक है। इन्होंने 1961 के अंदर ये जो थ्योरी थी वो बनाई थी, ठीक है। जो मतलब कि शायद 1000 या 100 लोगों पर ये जो पूरा प्रोसेस था उसे रिसर्च किया गया था, उस पे मतलब करवा के देखा गया था कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। और इनका जो फोकस था वो ये था कि एक्सप्लेन व्हाई सम पीपल आर मोर सक्सेसफुल देन अदर इन बिजनेस एंड लीडरशिप। अब हर कोई तो भाई बिजनेस और लीडरशिप के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हो जाते हैं। तो वो कैसे नॉर्मल लोगों से अलग हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो कि उन्हें मोटिवेट करती हैं जिससे कि वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसी लिए ये जो इस वजह से हमारा जो ये थ्योरी थी वो मतलब रिसर्च किया गया था, ठीक है ये। तो देखो मैकलेंड्स ने ये आइडेंटिफाई किया था कि 3 टाइप की नीड होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। अगर वो नीड उसकी पूरी हो रही है वो काम करने से, ठीक है, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है।
और उससे वो सक्सेसफुल होता है और अच्छा काम करता है, ठीक है, बेसिकली। सो देखो, सबसे पहला होता है हमारा अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट। इसे हम ऐसे भी कहते हैं NACH, ठीक है, नीड ऑफ अचीवमेंट। अब बहुत लोग होते हैं ना यार, हमें जो है गोल्ड मेडल हासिल करना है, ठीक है, नीरज चोपड़ा सर है हमारे, उनको क्या है कि गोल्ड मेडल हासिल करना है। वो जो उन्होंने सिल्वर जीता था है ना, तो पेरिस ओलंपिक में वो तब भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि भाई मुझे तो गोल्ड मेडल ही हासिल करना था। अब कुछ लोगों के तो भाई सपनों में भी नहीं था सिल्वर, ठीक है, लेकिन उनका देखो गोल था कि भाई मुझे गोल्ड जीतना है, तो उनको उससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, तो वो एक अचीवमेंट है, ठीक है। ऐसे ही है, पीपल विथ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन लाइक टू सेट गोल एंड वर्क हार्ड टू अचीव देम, ठीक है। हमेशा यही कहा जाता है ना कि अपने जो गोल्स हैं वो भाई काफी बड़े रखो, जिससे कि आप उसकी तरफ वर्क हार्ड कर पाओ, ठीक है। दे आर सेल्फ ड्रिवन, इनोवेटिव एंड टेक रिस्क, ठीक है। जब आपकी अचीवमेंट बड़ी होती है ना, आपका अपने आप काम चल जाता है और आप उस तरफ पहुंच जाते हो, ठीक है, अगर आप उसकी तरफ लगे रहते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे इलॉन मस्क सर हैं, है ना, उन्होंने जो टेस्ला और स्पेस एक्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग विजन लेके स्टार्ट किया था। अब टेस्ला और जो स्पेस एक्स है ना, ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे काम कर रहे हैं वो, कि वो ऐसे नहीं सोच सकता कि भाई मैं 10 रुपए के 10 रुपए का सामान लाऊंगा और उसे 20 का बेच दूंगा, ठीक है। वो एक छोटा सा भाई विजन है, ठीक है, वो उसका कोई गोल नहीं है, मतलब कि छोटा सा है वो काम, ठीक है। लेकिन जो ये टेस्ला और स्पेस एक्स करके कंपनी है ना, उनके लिए बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, ठीक है। उनका ऐसा भी नहीं है कि वो 1 साल के अंदर सक्सेस हो जाएगी, 2 साल के अंदर हो जाएगी, चाहे उसके अंदर 50 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक विजन होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ रिवोल्यूशनरी करना है, ठीक है। ये हो गया एक। अब आता है हमारा नीड ऑफ, आई थिंक पावर, हाँ, नीड फॉर पावर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि यार मुझे ना पुलिस इंस्पेक्टर बनना है क्योंकि उनकी पावर बहुत है, ठीक है, वो भाई कुछ भी कर सकते हैं, वो रिश्वत ले सकते हैं, ठीक है, तो उनकी पावर बहुत है। तो देखो, दीज पीपल लाइक टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड लीड अदर्स, ठीक है। अब लोगों के पास कुछ लोग होते हैं ना कि यार मुझे ना अपना जो बिजनेस है ना वो इसके लिए स्टार्ट करना है कि मुझे बहुत हाई अचीवमेंट पे पहुंचना है और मुझे जो बंदे हैं उनको मैनेज करना है, ठीक है, उनके पास पावर होनी चाहिए। तो उस वजह से लोग, कुछ लोग बिजनेस को ग्रो करते हैं। दे वांट अथॉरिटी एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। कुछ लोगों का अलग ही मोटिवेशन होता है, ठीक है। जैसे कि स्टीव जॉब्स थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे एप्पल के अंदर, ठीक है। इसी वजह से जो एप्पल था वो काफी ग्रो हो गया, ठीक है। उनका जो माइंड सेट था, उनकी जो स्किल सेट थी वो काफी ज्यादा हाई थी, और वो काफी अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी थी। अगर आपने उनकी प्रेजेंटेशन वगैरह देखी है, ठीक है, वो किस तरीके से प्रेजेंट करते थे कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया था, उन्होंने जब आईपॉड लॉन्च किया था, किस तरीके से लॉन्च किया था कि भाई मस्त था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो देखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नीड ऑफ एफिलिएशन, ठीक है। इसे हम, जैसे कि हमारा ऊपर वाला था उसे भी हम NPOV कहते हैं और इसे हम NAFF कहते हैं, ठीक है। ये लिख कर आना है ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब कि मैंने जहां पर भी ये पढ़ा था वहां पर ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, आप मतलब कि लिख कर आ जाना, ठीक है। दीज पीपल फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड टीम वर्क, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, उन्हें की क्या है, अपनी एक बड़ी टीम बनानी होती है, उन्हें लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होता है, उस वजह से उनका एक मतलब मोटिवेशन होता है कि मुझे इस वजह से बिजनेस बनाना है, ठीक है। तो उस वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। दे प्रेफर फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट्स, ठीक है, जो कि एक अच्छे बिजनेस जो होते हैं उनके अंदर होता ही है, ठीक है। तो ये हमारी 3 नीड होती हैं। जो भी एक सक्सेसफुल बंदा होता है ना, उसके पास अगर ये 3 नीड है या फिर इन तीनों में से एक भी नीड है, तो वो एक अपना अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है, ठीक है। और ये हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मोटिवेशन के अंदर, ठीक है। अगर किसी के पास पावर की भाई नीड है कि मुझे भाई पावर चाहिए, तो वो एक डेली उसके लिए मोटिवेशन बनता रहेगा और वो वर्क हार्ड करता रहेगा किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा एंटरप्रेन्योर मोस्टली हैव हाई नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। इसमें ये मतलब कि ये जो 3 नीड हैं उनमें भी एक मतलब कि फैक्टर लगाया गया है कि सबसे ज्यादा जो नीड होती है एंटरप्रेन्योर्स की वो होती है अचीवमेंट की, ठीक है। मतलब कि बहुत लोगों की नीड होती है अचीवमेंट की, और जो हमारी नीड होती है पावर और जो एफिलिएशन की, वो हमारी बैलेंस नीड होती है। वो बहुत लोगों की मतलब कि वैसे होती है कि ठीक है भाई, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो अचीवमेंट की नीड ज्यादा है, उन दोनों की नीड थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नीड के रिलेटेड। ये जो पूरी थ्योरी थी हमारी मैकलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट मोटिवेशन, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी को समझा दोगे, टाइप्स ऑफ नीड को बता दोगे। ये 2 नंबर के अंदर आया था, ठीक है। ये हमारा 10 नंबर के अंदर आया था। व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन, एक्सप्लेन मैकलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो सबसे पहले आपको ये जो EM है पूरा, ये आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और आप एंटरप्रेन्योरशिप को तो एक्सप्लेन कर ही सकते हो, और फिर आपको ये जो मैकलैंड्स की अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है उसे एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं हमारा
जो एंटरप्रेन्योर है और जो हमारा इंटरप्रेन्योर है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। चाहे वो एंटरप्रेन्योर के बीच में पूछा गया हो या फिर इंटरप्रेन्योर के बीच में पूछा गया हो, या फिर एंटरप्रेन्योर के बीच में पूछा गया हो या फिर मैनेजर के बीच में पूछा गया हो, दोनों के अंदर सेम ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 4 बार पूछा गया है 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा ओन द बिजनेस। जो हमारा एक एंटरप्रेन्योर होता है वो भाई उसका बिजनेस होता है, वो मालिक होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंटरप्रेन्योर होता है वो हमारा कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी हो गया, मतलब कि एम्प्लॉय हो गया, वो एक हमारा एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर है। ठीक है, फिर आता है रिस्क की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि इसका बिजनेस है, ये थोड़ा लिमिटेड रिस्क लेता है भाई, वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये पर्सनल फंड से कर सकता है या फिर इन्वेस्टर्स इसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के रिसोर्सेज यूज करेगा। ठीक है, अगर डिसीजन की बात करें तो इनके पास फुल कंट्रोल होता है डिसीजन लेने का, लेकिन ये कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, अब इनोवेशन की बात करें तो ये न्यू आइडियाज बिजनेस के अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं, न्यू बिजनेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपनी के अंदर ही आइडिया क्रिएट करते हैं और कंपनी के लिए ही कोई फंक्शनलिटी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक एग्जांपल लें तो हमारे इलॉन मस्क साहब जो हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन अगर हम सुंदर पिचाई सर की बात करें तो वो गूगल के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वो इंटरप्रेन्योर है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम मैनेजर की बात करोगे तो इनमें सेम ही रोल होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस। बस यह याद रखो कि ये इनका तो भाई खुद का बिजनेस है, लेकिन ये काम कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, अब इनके अंदर ना काफी बार सिमिलरिटी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें ये बोल देते हैं कि दोनों जो है रिस्क तो लेते ही हैं, लेकिन इनकी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। ठीक है, दोनों ही जो है क्या बोलते हैं, इनोवेशन कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब कि दोनों का इनोवेशन तो बराबर ही होता है, ये समझ लो। लेकिन ये न्यू बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के अंदर ही कर सकते हैं। तो कुछ सिमिलरिटी भी पूछी जाती है कभी कभी, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल दे दो, कुछ स्टेप्स दे दो, एक फ्रेमवर्क दे दो कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि एक प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेस का, उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो एक फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन हाउ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क्स, इट शोज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, जल्दी से बता दो वो स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है, हमेशा लोगों का यही रहता है। सबसे पहले तो भाई ये देखो कि कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कौन सा आपके पास आइडिया है, उसे पहले तो अच्छे से देख लो। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया आपने आइडिया। इवोल्यूटिंग अपॉर्चुनिटी, अब आप देखो कि अपॉर्चुनिटी क्या है, डिमांड क्या है। ठीक है, द एंटरप्रेन्योर फाइंड अ बिजनेस आइडिया बेस्ड ऑन मार्केट मार्केट नीड। ठीक है, आपकी जो मार्केट की नीड है उसे देखो सबसे पहले। अब आप घर के अंदर बैठ के ये सब चीजें नहीं देख सकते, आपको थोड़ा ग्राउंड पे भी जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ इस भाई चीज की डिमांड है। जैसे कि अब कोई कंपनी है भाई सोचती है कि मैं ना पेन बनाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए कि मार्केट के अंदर क्या डिमांड है। ठीक है, अगर मैं जो पेन बना रहा हूँ क्या वो पहले से अवेलेबल हैं, तो लोग मेरे पेन क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो वो देखेगा कि कुछ मैं इसके अंदर इनोवेशन कर सकता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं जो पेन की प्राइस है उसे कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे उसके पेन सेल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो ये सब नहीं देखे, वो जस्ट अपना घर में बैठ के एकदम कोने में बैठ के अपना एक प्रोडक्ट बनाए और मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे, तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने मार्केट की जो डिमांड है उसी को नहीं समझा, नीड क्या है मार्केट की उसी को नहीं समझा, तो उसे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। अब आपने मार्केट की नीड को समझ लिया है कि इसकी जरूरत है, वो आपने समझ लिया है। अब आप अपने बिजनेस के लिए गोल डिसाइड करोगे, आप उसके लिए क्लियर रोड मैप बनाओगे, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाओगे, अपना पूरा एक फाइनेंशियल प्लान बनाओगे कि इतना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतना मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा, इतना मैं इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बनाने में लगाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मार्केट एनालाइज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना हो गया दूसरा स्टेप। अब आता है हमारा अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड फंडिंग। अब आपने पूरा प्लान तो बना लिया, इतना पैसा लगने वाला है, उसके लिए पैसे तो ढूंढ लो, फंडिंग तो ढूंढ लो, है ना। आपको क्या करना है, कैपिटल को गैदर करना है, आपको अपनी टीम बनानी है, कौन कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा उस सबको देखो। ठीक है, फिर आप अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप तक काफी बेसिक स्टेप थे और ये हमेशा ही लगते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको सारी चीजें हो जाती हैं तो आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है बेसिक लेवल पर। ठीक है, ये 3 चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं चीजों में लोग फेल हो जाते हैं और फिर आगे तो कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, फिर इतना आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब आपको अपने जो भी ऑपरेशन है, आपने जो भी सोच रखे हैं उन्हें स्टार्ट कर देना है और आपने अपने बिजनेस को लॉन्च कर देना है। ठीक है, अब आपकी लॉन्चिंग हो गई है। अब आता है हमारा मैनेजिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस। अब ऐसे थोड़ी ना कि आपने बिजनेस बस कर दिया, ठीक है, उसे मैनेज भी करना पड़ेगा, उसे ग्रो भी करना पड़ेगा। तो उसे आप डे बाय डे हैंडल करोगे और ऑपरेशंस को, मार्केटिंग को और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो लूप के अंदर चलता रहेगा और यहाँ तक आपका जो होता है वो मतलब कि एक ही बार होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैनेजिंग और ग्रोइंग द बिजनेस है वो आपका चलता रहता है, आपको कोई भी इनोवेशन आता है आप उसे ऐड ऑन करते हो। ठीक है,
आप हायरिंग करते हो, उस हिसाब से आप फिर सेल्स में देखते हो कि कहाँ पर, फिर आप देखते हो कि कहाँ पर मार्केट में जाऊँ, वहां पर मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ जिससे मेरी सेल इंक्रीज हो सकती है। ये थे हमारे 5 स्टेप कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं। अब जो उनकी जो क्लासिफिकेशन थे, देखो इसके अंदर जब भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको जो है उसको ऐसे लिखना है कि पहले तो आपको एंटरप्रेन्योर्स को समझा देना है। ठीक है, कि होते क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है उसके पास प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। अब आता है सबसे पहले हमारे टाइप्स आते हैं हमारे बेस्ड ऑन इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन के बेस पर कुछ हमारे होते हैं इमिटेटिव और एक होते हैं हमारे इनोवेटिव। ठीक है। इमिटेटिव क्या होते हैं कि भाई जैसे कि मैंने आपके पेन का बताया कि वो मतलब कि लगता है उन्हें कि मैं पेन की थोड़ी सी स्मूथनेस जो है उसे इंक्रीज कर देता हूँ, अब तक ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं फिर क्या करूंगा, इसे आऊंगा और इसे बिजनेस प्रोडक्ट को ले आऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा जो पेन था पहले से एग्जिस्ट करता था, इसके अंदर कोई भी इनोवेशन वगैरह नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा इमिटेटिव। ठीक है, इसे कहते हैं इमिटेटिव, यानी कि इसने क्या किया, बिजनेस पूरे के पूरे मॉडल को कॉपी किया और थोड़ा सा उसे इम्प्रूव कर दिया एग्जिस्टिंग आइडिया को। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ठीक है, वो मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट लाता है जो कि अभी तक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे कि वो शार्क टैंक के अंदर शिपर नहीं आया था, वो ग्लास के ऊपर वो और ढक्कन से लगा देते थे जिससे कि वो ग्लास गंदा नहीं होता था। ठीक है, तो वो एक इनोवेशन मतलब कि कह सकते हो इनोवेशन था। ठीक है। ऐसे नए नए इनोवेशन आते हैं कुछ लोग, जैसे कि जब इलेक्ट्रिक बाइक आई थी, इलेक्ट्रिक साइकिल आई थी, वो एक इनोवेशन था। ठीक है। तो उसे कहते हैं इनोवेशन। तो उसे कहते हैं जो भी ऐसा काम करता है उस हिसाब से बिजनेस करता है उसे कहते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बेस्ड ऑन ओनरशिप। ठीक है। अब कुछ बंदे होते हैं कि उनका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, उनका खुद का बिजनेस होता है, वो अपने आप अकेले काम करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। कुछ होते हैं हमारे पब्लिक एंटरप्रेन्योर जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, कोई भी अगर गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करती है उसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे जॉइंट एंटरप्रेन्योर जो कि कुछ पार्टनरशिप उनकी गवर्नमेंट के अंदर होती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज के अंदर होती है। एक हमारी कंपनी है मारुति सुजुकी। ठीक है, जो कार्स की है, मोटर्स की, वो मतलब ऐसी है। ठीक है, जो उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट का है, कुछ उनका प्राइवेट है। ठीक है। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप की बात करें तो अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, मतलब कि आप बाय और सेलिंग जो गुड्स होते हैं हमारे, जो सामान है, और उसको आप खरीद रहे हो और फिर आप उसे बेच रहे हो। ठीक है, जैसे कि जो भी फ्लिपकार्ट अमेजोन करता है, तो वो होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है। फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कि आप अपना खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लॉन्च कर रहे हो, उन्हें बना रहे हो। ठीक है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अगर वो कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा ऑन द सर्विस एंटरप्रेन्योर जो कि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, वो कुछ हमारे सर्विस एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि बायजूस कंपनी है एक। ठीक है। अब आता है हमारा बेस्ड ऑन ग्रोथ। ठीक है, कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर होते हैं, जस्ट उन्होंने एक अपना छोटा सा बिजनेस किया और उसे उतना ही रखना है, उसे ज्यादा ग्रो नहीं करना है। ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे ग्रोथ एंटरप्रेन्योर, जैसे कि मुकेश अंबानी है, वो क्या है, अपने बिजनेस को ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि छोटे में ही काम चल जाता है उनका, मतलब बढ़ाते रहते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, ये हो गया एक टाइप, है ना। अब हमारा एक नेक्स्ट टाइप होता है बेस्ड ऑन मोटिवेशन। ठीक है, कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर, मतलब कि उन्होंने, उनका कोई ऐसे फैक्टर नहीं था कि भाई उन्हें पैसे की जरूरत थी या फिर कुछ भी था, उन्हें बस एक बिजनेस करना था और मतलब कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी या फिर कोई भी एक बिजनेस लॉन्च करना था, उनका माइंड सेट था, उन्होंने खुद का मोटिवेशन था कि करना है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे प्योर एंटरप्रेन्योर। बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज ऑफ पैशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा सा पैसा बनाना होता है बिजनेस के अंदर, या फिर उनको कुछ फाइनेंशियल नीड पड़ जाती है, या फिर वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो उस वजह से इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि उनका कोई अंदर से मोटिवेशन या फिर अंदर से कोई पैशन नहीं था एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उन्हें बनना पड़ा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आपको इतना ये जो हमारे पूरे एंटरप्रेन्योर्स के जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन थे, अच्छे से टाइप्स जो थे, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, इसे हम एडीपी भी कहते हैं और आपको क्वेश्चन के अंदर एडीपी, जस्ट एडीपी भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एडीपी। ठीक है, तो आप याद रखना कि इसे हम ये कहते हैं। ठीक है, तो देखो एडीपी जो होते हैं हमारे, एक स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग होती है, प्रोग्राम, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं कि जो भी
इंडिविजुअल जो भी बंदे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, उनको और सक्सेसफुल बनाया जाए, ठीक है। उस वजह से जो हमारे ये ईडीपीस हैं वो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई भी कंपनीज के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, दीज प्रोग्राम आर कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड एनजीओ टू सपोर्ट न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये प्रोग्राम्स और बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि जब भी कोई बंदा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, अब तो यूट्यूब वगैरह है, ठीक है, जहाँ पर की कंटेंट है इसके रिलेटेड, लेकिन पहले नहीं होते थे, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते थे ना, उन्हीं के अंदर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो कि वो परेशान है, स्टार्ट नहीं कर पा रहे, वो वहां पर सॉल्व होती थी, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आते थे लोग, वो उन्हें बताते थे कि कैसे करना है चीजें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें आप बताई जाती थी। अब हमारे जो ईडीपीस हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सो देखो, सबसे पहले तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो, चाहे वो जो लीडरशिप की स्किल्स हैं, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो रिस्क टेकिंग की स्किल हो, वो सारी चीजें उनकी इंप्रूव होती हैं, ठीक है। क्योंकि रिस्क टेकिंग है ना, बहुत ज्यादा फैक्टर होता है हमारे सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे, ठीक है। प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा उनके पास और वो और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, ठीक है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेसिक सी बात है, अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो भाई रिड्यूस ही होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट। सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, बहुत जो छोटे लेवल पे या फिर मीडियम लेवल पे बिजनेसेस होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो बड़े लेवल पे हैं वो तो भाई ग्रो कर चुके हैं। लेकिन जब आप बिजनेस को एक मतलब आपने स्टेबल कर लिया अपना बिजनेस की भाई मेरी 10,000 की इनकम महीने की आ रही है, लेकिन जब आप उसे ग्रो करना चाहते हो 1 करोड़ तक, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। एक कोई भी बंदा एक अपना मीडियम साइज का या फिर स्मॉल साइज का बिजनेस तो सेटअप कर लेता है बहुत इजीली, लेकिन जब उसे ग्रो करना होता है ना और आगे आगे लेवल पे तो उसे दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए जो ये प्रोग्राम्स हैं काफी बेनिफिशियल होते हैं। टीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये तो सबको ही आना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है वो बताया जाता है और बिजनेस प्लानिंग कैसे की जाती है वो भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्यादातर जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके जो है ना हमारे 3 फेसेस होते हैं ईडीपीस के, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ईडीपी होने से पहले ना एक प्री ट्रेनिंग फेस होता है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं बंदे कि कौन इन प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे। अब हर कोई को तो बैठाएंगे नहीं कि हर किसी को समझाया जाएगा। जो कि इंटरेस्टेड होंगे उन्हें सबसे पहले ढूंढा जाएगा कि हाँ भाई ये लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब अगर इंटरेस्टेड लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती है कि भाई कैपेसिटी हमारी 200 लोगों की है और 1,000 लोगों की लिस्ट आ जाती है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, जैसे कि जॉब के अंदर होता है कि जो अप्लायंस है वो बहुत ज्यादा आ गई, तो क्या करते हैं एक एप्टीट्यूड टेस्ट रख देते हैं। उसके अंदर आधे लोग हट जाते हैं, कट ऑफ मतलब कि हट जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी क्या किया जाता है, ट्रेनिंग के थ्रू इंटरव्यू सेशन रख लेते हैं या फिर एक असेसमेंट सेशन रख लेते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो बंदे बेकार होते हैं जिन्हें कोई जरूरत नहीं होती उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। अब इतना हो गया, फिर आप फंडिंग अरेंज करते हैं वो लोग और रिसोर्सेज अरेंज करते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ये होती है हमारी प्री ट्रेनिंग फेज, ठीक है। पहला फेज हो गया, अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अब आता है हमारा ट्रेनिंग फेज जहां पर ट्रेनिंग होगी, ठीक है। टीच बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, ये सारी स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सिखाई जाती है। प्रोवाइड कराते हैं उन्हें रियल लाइफ केस स्टडीज, ठीक है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को आगे जब करेंगे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट, उससे पहले वो एक रियल केस स्टडी पर काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कंडक्ट मेंटरिंग सेशन, ठीक है, अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है तो 1-on-1 भी सेशन हो जाता है, लोग समझ लेते हैं उससे, ठीक है। और मेंटर अलग अलग डिसाइड हो जाते हैं कि ये 4 बंदों को ये मेंटर होंगे, इन 4 बंदों को ये होंगे, ठीक है। वो मेंटर डिसाइड हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेंटरिंग सेशन। तो या फिर कोई सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है वो आकर उन्हें समझाते हैं कि कैसे काम हुआ, जिससे कि ज्यादा कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। अगर कोई मतलब कि आपका 1 करोड़ के जिसकी जॉब लगी है वो आके समझाएगा तो बहुत सही रहता है, ठीक है, लेकिन वो टीचर जो भाई 20-30 हजार की जॉब कर रहा है वो समझाते हैं तो लोग इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन जिसकी जॉब लग चुकी है वो बताते हैं, इसीलिए तो एलुमनाई मीट होती है या फिर जो गेस्ट लेक्चर होते हैं इसके लिए रखवाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वरना वो चीजें तो टीचर्स भी बता सकते हैं ना, लेकिन गेस्ट लेक्चर इसके लिए होते हैं कि वो बंदे वो कर चुके हैं, ठीक है, तो वो समझाते हैं तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये सब हो गया, अब लोग सब समझ चुके हैं, ठीक है। एक पोस्ट ट्रेनिंग फेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि फॉलो अप सपोर्ट दिया जाता है, कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को फिर भी दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकता है उसमें, ठीक है। और लोन्स में और सब्सिडीज में हेल्प की जाती है और उनको बिजनेस एक्सपेंशन और स्किलिंग अपने
गाइड किया जाता है, ठीक है, पोस्ट ट्रेनिंग फेज के अंदर। तो देखो 3 फेज होते हैं, काफी इजी फेज होते हैं, और मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, ये तीनों फेज काफी अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट होता है स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, है ना, एंटरप्रेन्योर्स के सपोर्ट के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्कीम थी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इसके लिए लाई गई थी कि हमारे जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो नए जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको दिए जाएं, और जो स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये होता है पहला। दूसरा आता है हमारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके अंदर क्या है कि आपको जैसे कि एससी या एसटी कास्ट वाले जो लोग थे उनको, या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर से उनको बैंक लोन्स प्रोवाइड किए गए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, जो भी मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी वुमेन अगर स्टार्ट करे या फिर कोई एससी एसटी कास्ट के लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड मेक इन इंडिया करके, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया था, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया के अंदर, उनको बहुत ज्यादा एनकरेज किया गया था, ठीक है ना। इसके अंदर अब जैसे कि कैसे किया गया था एनकरेज, लोन देकर एनकरेज किया गया था, या फिर ट्रेनिंग सेशंस रखवाए थे, या फिर उनके लिए टैक्स जो थे वो कम कर दिए थे। फोर्थ आया हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो कोलेटरल फ्री लोन दिए गए, मतलब कि कोई चीज गिरवी ना रखकर लोन देने को ही हम कोलेटरल फ्री लोन कहते हैं, ठीक है। जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर है उनको, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, इसे हम एम भी कहते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ये था कि प्रमोट्स इनोवेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। जैसे कि जो 12th के बाद स्टूडेंट्स होते हैं या फिर 10th के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके जैसे कि साइंस फेयर्स वगैरह में उनका अच्छा इनोवेशन होता है, या फिर ऐसे सेशन रखवा दिए गए कि अगर आपके पास कोई नया आइडिया है उसे आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, उसके लिए आप जो चीजें हैं सबमिट कर सकते हो, है ना। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लगाए गए जिससे कि स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं वो मतलब कि स्टार्टअप्स वगैरह करने में इंटरेस्टेड हो पाए, ठीक है, उन्हें सपोर्ट किया गया। तो ये हमारी पांचवी स्कीम थी। ये 5 स्कीम में से कोई भी अगर जैसे स्कीम आती है तो आप 3 को एक्सप्लेन करके आ सकते हो या फिर पांचों को एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे इसके बेस पर पूछे गए 2 क्वेश्चन थे। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी मैं आपको बता चुका हूँ। हाउ डू यू क्लासीफाई एंटरप्रेन्योर्स ये भी हमने देख लिया, और आपको डिटेल डिफरेंट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे आए हुए हैं, ये भी हमारा 10 मार्क्स में आया था, ये भी हमारा 10 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो पीएमई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 1, जिसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप, वो हमने काफी अच्छे से कंप्लीट कर ली, और आपको काफी अच्छे से सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आए हुए हैं, है ना। और मैंने आपको वो भी बता दिया कि कौन कौन से जो पीवाईक्यूज थे उस टॉपिक के रिलेटेड आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट खत्म हो गई। अगर आपने अभी तक मल्टी आइटम्स चैनल को और मल्टी आइटम प्लस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए हम काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और भाई अपने जूनियर्स को बता देना कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल, अगर आपको अपडेट्स वगैरह चाहिए, और अगर आपको और अच्छा कंटेंट मतलब कि कंटेंट देखना है, जैसे कि मीम्स हो गया या फिर कुछ जॉब अपडेट्स हो गई, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, और भाई नाम रोशन करो।